हाय, मैं हूँ आरजे मनकन और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो फिट है तो हिट है ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एक डॉक्टर, एक एक्सपर्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर अभिषेक चड्डा जी। वेलकम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस। हेलो, थैंक यू। जी सर, आप अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। मैं डॉक्टर अभिषेक चड्डा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और 2003 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इंडियन तो हैं ही, साथ में इंटरनेशनल पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं। और इसमें बहुत सारे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले पेशेंट्स के रिगार्डिंग और अलग अलग इंजरी के रिगार्डिंग। बट फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम उन सब इंजरीज को कवर करते हुए और उनको एक अच्छे से ट्रीट करते हुए उनको मोबाइल कर सकें। जी, साथ ही साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट के हाँ। साथ ही साथ अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की? फिजियोथेरेपिस्ट का एक मेन एम यही रहता है कि जो भी पेन रिगार्डिंग मूवमेंट्स है उनको उससे पहले फ्री कर दिया जाए। वो चाहे ज्वाइंट के रिगार्डिंग हो, चाहे स्पाइन के रिगार्डिंग हो, या कोई भी ऐसी दिक्कत जिससे पेशेंट को दिक्कत आ रही है मूवमेंट्स में, उसकी डेली रूटीन की लाइफ में, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। और इसका एक सबसे ज्यादा जो मेन रोल है वो यही है कि उन सारी एक्टिविटीज को वापस नॉर्मल एक्टिविटीज में लेके आया जा सके, पेन को सबसाइड करते हुए। जी, एंड द पर्टिकुलर टेक्निक्स जिसमें आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेन हैं, अगर उस बारे में हमें बताएं तो। एक्चुअली टेक्निक्स बहुत सारी हैं आज के टाइम में, और जिसमें कि हमारे जो फिजियोथेरेपी में हैं मोडालिटीज जो यूज होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक हो गया, शॉर्ट वेव डायथर्मी होगी, या आईएफटी होगी, टेंस होगी, तो ये वाली मोडालिटीज तो हम यूज करते ही हैं उनकी रिकवरी के लिए। साथ में बहुत सारी मैनुअल टेक्निक्स हैं जिसमें हम एमईटी, पीआरटी, काइनेटिक थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो उसको भी हम इसके द्वारा पेशेंट्स को कवर अप कर सकते हैं। ये जो नई जो मैनुअल थेरेपीज हैं, ये पेशेंट की रिकवरी में बहुत फास्ट रिकवर करने में इनको हेल्प करती है। तो जहां पर मोडालिटीज हैं वहां मैनुअल थेरेपीज भी हैं। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम साथ यूज करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी से और अच्छे से रिकवर कर सकता है। जी, अगर फिजियोथेरेपी में अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें या कहें कि 5-10 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं फिजियोथेरेपी में, अगर उसके बारे में आप बताएं। पहले जो हम फिजियोथेरेपी में यूज करते थे सिर्फ मोडालिटीज पे ही डिपेंड थे, और मोडालिटीज के थ्रू ही हम या कुछ एक्सरसाइजेज हमने उनको साथ साथ स्टार्ट करी। लेकिन अब बहुत सारी जो न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया कि काफी मैनुअल टेक्निक्स आ गई हैं। उसमें मैनुअल टेक्निक्स के साथ साथ नीडलिंग एक थेरेपी आती है, ड्राई नीडलिंग, जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली उनको रिलीफ दे सकते हैं। कुछ इसमें हम जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी मैनुअल टेक्निक्स हैं, वो स्पेसिफिक मसल्स को ट्रीट करते हुए उस पेन को जल्दी से जल्दी सबसाइड कर सकती हैं। पहले हमें जो ज्यादा टाइम लगता था रिकवर करने में, आज जैसे अगर हमें टाइम लग रहा है, अगर हम 15 डेज में किसी पेशेंट को रिकवर कर रहे हैं, तो इन मैनुअल टेक्निक्स के द्वारा हम 4 to 5 डेज में उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। जी, अगर बात करी जाए, आजकल देखा जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, एथलीट्स हैं, उन्हें भी एक न एक फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्या पहले भी ऐसा ही था? जो बिल्कुल पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो अवेयरनेस इसकी बढ़ते जा रही है, और इसलिए ही आज सिर्फ एक एथलीट को भी और साथ में हर एक जो नॉर्मल लाइफ में जो जी रहा है, जिसको आजकल की जो प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम्स रहती हैं या कोई और इंजरी आती है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल आता है। तो आज अगर हमने एक अच्छा हमने एथलीट बनाना है और उसमें अगर कहीं भी उसको इंजरीज आती हैं, तो एक फिजियोथेरेपी ही एक ऐसी चीज है, और फिजियोथेरेपिस्ट ही उसको फास्ट रिकवर करने में हेल्प कर सकता है, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम बेटर कर सकते हैं। तो पहले जो वो चीज नहीं थी, आज के टाइम में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें एथलीट को फिजियोथेरेपिस्ट की नीड मस्ट है।
जी, और अगर बात करें अगर किसी एथलीट को इंजरी हो जाती है तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर क्योंकि खेलते हुए एक नॉर्मल सी बात है कि इंजरी होना बड़ा नॉर्मल है, तो इसलिए अगर कभी इंजरी अगर हो भी जाती है तो सबसे पहले उसको रेस्ट में लेकर आ जाना चाहिए। एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो हर एक कोई यूज कर सकता है एथलीट, वो है राइस, RICE। R स्टैंड करता है रेस्ट, सबसे पहले उसको रेस्ट स्टेट में आ जाना चाहिए। दूसरा जो है I फॉर आइस, आइस हम यूज कर सकते हैं क्योंकि जब आपको इंजरी होती है तो स्वेलिंग आना स्वाभाविक होता है, तो उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें शुरू में 48 to 72 आवर्स तक हमें आइस का यूज करना चाहिए। आइस भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये नहीं कि आपने आइस लिया और डायरेक्ट आपने उसको स्किन पे लगाया, नहीं, आपने बीच में एक थिन लेयर ली, टॉवल लिया और उसको आपने जहां भी इंजरी जिस जॉइंट पे भी या कहीं भी हुई है तो उस पर आप उसको यूज कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स। ऐसे ही अगर आप 2 to 3 आवर्स के बीच में अगर आप उसको यूज कर पा रहे हैं 48 to 72 आवर्स तक, तो कई बार क्या होता है कि 80% रिकवरी साथ के साथ हो जाती है। 3 जो है C कंप्रेशन, आप उसको क्रेप बैंडेज से उसको रैप कर सकते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग और ज्यादा ना इंक्रीज हो और आपको एक वार्म फीलिंग दे जिससे आपको मस्कुलर रिलीफ मिल सके। और 4th जो है E एलिवेशन, यानी कि आप कोई भी पार्ट जिसकी इंजरी हुई है उसे नीचे की तरफ ना रखते हुए ऊपर की तरफ रखें। तो ये 4 जो मेथड्स ऐसे हैं जिससे आप अपनी जो इंजरी को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जी, अभी हमने बात करी कि राइस ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे इस्तेमाल कर हम इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए, कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी इंजरी होने से ही बच सके, उससे प्रिवेंट कर सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं जितने भी अपने पेशेंट्स हैं उनको सबको यही टीच करता हूँ कि आप मेरे पास प्रॉब्लम में आए हैं तो प्रॉब्लम में आए ना उससे पहले ही हम उन चीजों का ध्यान रखें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने पॉस्चर्स का रिगार्डिंग हम अपना ध्यान दें, कैसे उठना, बैठना, काम करना, लेटना, इन सारे पॉस्चर्स को अगर हम ध्यान से रखा जाए तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। बहुत सारे जो आपको स्ट्रेन आते हैं उससे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन, कंट्यूजन ये एक पार्ट है जो कि आगे आगे बढ़ता चले जाता है। तो अगर हम पहले से ही इन पॉस्चर्स का ध्यान रखें तो आप उन चीजों को बचा सकते हैं। सेकेंडली, कि जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज में हैं वो स्ट्रेचिंग्स करना ना भूलें, उनको प्रॉपरली एजुकेट होना जरूरी है स्ट्रेचिंग्स के रिगार्डिंग, कौन कौन सी मसल को कैसे स्ट्रेच करना है। अगर उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी तो इंजरीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, बने रहना है आपके अपने शो फिट है तो हिट है में, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे मनकिरण और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो फिट है तो हिट है, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। और आज हमारे साथ बात कर रहे हैं एक डॉक्टर, कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक चड्ढा, जिन्होंने 2003 से लेकर अब तक बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ काम किया है, हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है। तो चलिए करते हैं उनसे और भी ढेर सारी बातें। स्पेशली आपसे मैं बात करना चाहूंगी अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में, कि अगर किसी एथलीट है उसकी अगर नी रिप्लेसमेंट हुई है तो उसे क्या वापस से वो खेल खेलना चाहिए, कितने समय के बाद खेलना चाहिए, कितने टाइम के लिए रेस्ट जरूरी है, और रिकवरी पीरियड में आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूंगा कि कोई भी अगर आपको सजेस्ट किया जाता है कहीं से भी कि नी रिप्लेस कराया जाए तो सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि हम उसको फिजियोथेरेपी से ही कवर अप कर सकें, नी रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी नी रिप्लेस करने की हो गया है या ऐसी कंडीशन में है कि नी रिप्लेस करना पड़ गया है तो उसके बाद हम फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, एज द अर्लीस्ट उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको रेंज ऑफ मोशन ज्वाइंट में देना होता है, जो कि ऑपरेट करने के बाद मूवमेंट नहीं होती, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल है जो कि रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, मोबाइल करता है ज्वाइंट को, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी हम स्ट्रेंथ
गेन करवाई जाती है, स्ट्रेंथ गेन करवाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे एक्टिविटीज में अपनी परफॉर्म करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो कुछ स्टेप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू करेगा, उसके बाद रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिससे कि उसकी और ज्यादा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंक्रीज किया जाता है। तो इस तरह से हम उसको एक डेली एक्टिविटीज के अंदर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा कि आप वैसे ही दोबारा अपनी एक्टिविटीज एज ए एथलीट परफॉर्म कर पाएंगे, तो वहां एक कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, आपका कौन से किस चीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्या खेलते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फिजियोथेरेपी यहाँ एक आपको आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं उस लायक आपको बना सकता है। जी, ये तो बात रही नी के बारे में, लेकिन बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि शोल्डर्स डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं? जैसे स्विमर्स में हमने ऐसा देखा है कि शोल्डर्स बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाते हैं, या कई बार आप बहुत प्रेशर लगाते हैं तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने शोल्डर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? शोल्डर डिसलोकेट या आजकल कई केसेस में दिखाई देता है, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हम ओवरली उसको यूज करते हैं या कहीं गिर जाते हैं। गिरने से कई बार हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब डिसलोकेट होने के बाद जो है वो उसको वापस एडजस्ट किया जाता है ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा, और उसके बाद फिजियोथेरेपी का ही रोल होता है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज को वापस परफॉर्म करने के लिए उसके लिए स्ट्रेंथ लाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टार्टिंग में तो उसकी जो इंजरी हुई है पहले हम उसको कवर करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज में डालते हैं। स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेज के साथ फिर वेट बेरिंग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे शोल्डर फ्लेक्शन के द्वारा, एबडक्शन के द्वारा, और एडक्शन में भी उसको थ्रू आउटली हम उसको स्ट्रेंथ गेन करवाते हैं सारी मूवमेंट्स में। और उन मूवमेंट्स को गेन करते हुए वो अपनी उनकी एक्टिविटीज देखते हैं कि वो कितनी कर पा रहे हैं। अगर वो उतनी एक्टिविटीज के लायक हो गए हैं, तब उनको और ज्यादा रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज के द्वारा और प्रॉपरली स्ट्रेंथ दिलाई जाती है, ताकि एक नॉर्मल एक्टिविटी में वो दोबारा आ सके। जहां तक रही कि ये ना हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो बॉडी फिटनेस है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बॉडी फिट अगर आपकी है ऑलरेडी, जिसमें कि आपके ज्वाइंट्स आते हैं, आपकी मसल्स आती हैं, अगर आपको ऑलरेडी उनमें स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी गेन है, तो ये इंजरी आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जी, अभी आपने फिटनेस की बात करी, तो इससे मिलता जुलता सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए कि हम इंजरी फ्री भी रह सकें और फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। स्पेशली आजकल के समय में हम देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से लोग परेशान हैं, अपने घरों के अंदर हैं, तो ऐसे में आप क्या एक्सरसाइजेस घर पर रहकर कर सकते हैं कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकें? सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूंगा कि डेफिनेटली अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और घर बैठे भी अगर हम अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर रहे हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको फिट रहना है तो वेट आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए है। सबसे पहले जो है इसमें मैं ये कहूंगा कि आपको पोस्चर के रिगार्डिंग अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको कैसे बैठना है, उठना है, लेटना है। वर्किंग एक्टिविटीज करते हुए भी आपका पोस्चर किस तरह से रहना चाहिए। तो अगर आप पोस्चर के रिगार्डिंग एजुकेट हैं तो उससे आप काफी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे कि जब भी कभी जैसे चेयर पे अगर आप बैठते हैं, लॉन्ग टर्म में बैठते हैं, तो आप अपनी लोअर बैक को पीछे टच करके बैठें। आप जो पीछे जो बैक की सपोर्ट होती है चेयर की और आपकी लोअर बैक की जो लोअर एरिया है, उसके बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए। और अगर कंटिन्यूटी में बैठते हैं, लगातार अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो नेक आपकी ज्यादा बेंड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार आप नेक बेंड रखते हैं तो आपकी नेक की मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए बैठते हुए आपको ध्यान देना है कि ज्यादा नेक फ्लेक्शन ना हो, बैठते हुए आपकी लोअर बैक आपकी बैक के साथ टच हो। अगर नहीं भी अगर आपको सपोर्ट मिल रही है तो आप स्ट्रेट रहें, लगातार कंटिन्यूटी मत बैठें। 15-20 मिनट्स की सिटिंग के बाद थोड़ा सा मूव कर लें, उसके बाद आप फिर बैठ के आप अपना जो डेली एक्टिविटी का काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप सोते हैं, लेटते हैं, तो मैंने देखा है कि अक्सर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, पैर सीधे करके और बेड पे बैठ जाते हैं।
तो वो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि जब भी बैठें तो लोअर बैक आपका पीछे टच होना चाहिए। तो जैसे आप बेड पे बैठते हैं, लगातार बैठने के बाद आप आगे धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपके लोअर बैक और पीछे स्पोर्ट में स्पेस आना शुरू हो जाता है। तो वो उसकी वजह से आपको मस्कुलर पेन आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेरी हमेशा सजेशन ये रहती है पेशेंट्स के लिए कि जब भी आप बेडरूम पे हैं, टीवी देखते हैं, तो आप चेयर यूज करें, जिससे कि आपको उन प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम पोस्चर अवेयर के रिगार्डिंग ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग्स की, क्वाड्रिसेप्स की, एडेक्टर्स की। अगर आप प्रॉपरली अगर स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और फ्लेक्सिबल होने की वजह से आपको फिर आप जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पोस्चर अवेयरनेस प्लस स्ट्रेचिंग्स विद लाइट एक्सरसाइजेस, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि आप एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करते हैं तो उसको एक लंबे टाइम तक चाहे ना करें, क्योंकि आप जब लंबे टाइम तक करते हैं आप कुछ दिन करेंगे और उसके बाद आप उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, बट थोड़े टाइम के लिए करिए, जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए लाइट एक्सरसाइजेज आप करिए। उसको डेली आप रूटीन पे जिसको आप रख सकते हैं रख पाएंगे। ज्यादा देर करेंगे, ज्यादा टाइम करेंगे, कुछ दिन तक कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप ड्रॉप कर देते हैं। तो कुछ लाइट एक्सरसाइजेज 10 to 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग उसमें आ गई, एक्सरसाइज उसमें आ गई, प्लस अपने पोस्चर को ध्यान रखते हुए कैसे बैठना उठना है। इन तीनों चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक जी के साथ। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आपका अपना शो फिट है तो हिट है, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। वेलकम बैक, मैं हूं आरजे मनकिरण और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो फिट है तो हिट है, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। और आरजे मनकिरण आ चुकी है आप लोगों से ढेर सारी बातें करने, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक चड्डा। तो करते हैं उनसे और भी ढेर सारी बातचीत। जी, साथ ही साथ अगर बात करें, हम बहुत बार देखते हैं हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, एंकल में स्प्रेन आ जाती है, और जैसे हम टेनिस खिलाड़ियों को भी खेलते वक्त देख सकते हैं कि उनके एंकल में कभी मोच आ गई है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका एंकल ट्विस्ट होने से बच सके, और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? एंकल की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि आप कोई भी अगर स्पोर्ट एक्टिविटी में है तो एंकल ट्विस्ट होना एक कॉमन बन चुका है। तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक फर्स्ट एड क्या रहती है, राइस, जिसमें आप रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन कर सकते हैं। ये तो एक आपकी होम रेमेडी है जिसे आप अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आप 48 to 72 आवर्स के अंदर काफी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें रिलीफ नहीं या दिक्कत रहती है तो मेरी सजेशन फिर यही है कि एक आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। लेकिन अगर आप इन इंजरीज से बचना चाहते हैं तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आप इस इंजरीज को कम कर सकें। तो मेनली मैं यही कहूँगा कि आप जब भी ग्राउंड में होते हैं, कभी भी कहीं भी रफ सरफेस पे ये दिक्कत ज्यादा आती है, एंकल स्प्रेन आता है और उसमें लिगामेंट ट्विस्ट हो सकता है। तो अगर लिगामेंट अगर टियर हो गया तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रेच हुआ है, खिंचा है, तो उसमें आप जो मैंने आपको फर्स्ट एड बताया उसी से ही आप रिकवर कर सकते हैं। जी, अभी आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, मैं उससे पूछना चाहूंगी कि अगर आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करें जो हम कर सकते हैं और जिससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। हाँ, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, बैक की जो आपकी मसल्स हैं उनके लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी गेन करने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी है कि जब भी आप वॉक करके आए या कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं ज्यादा देर स्टैंडिंग करते हुए, तो आप एक पैर स्टेयर पे रख के और आगे की तरफ झुक के स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन उस पर आपने ध्यान देना है, अगर किसी को बैक की दिक्कत है या कोई इंजरी है तो वो ये ना करें। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटीज को आप परफॉर्म कर पा रहे हैं बिना किसी इंजरी के, तो हर एक्टिविटी के बाद आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे स्टेयर पे स्ट्रेट रख के और आगे की तरफ झुके तो आपको अपनी थाई के नीचे वाली साइड में खिंचाव महसूस होगा। तो उसको 1 to 10 एक, दूसरी साइड में 1 to 10 ऐसे आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और खड़े होते हुए
अगर आप अपने एंकल को पीछे की तरफ से पकड़े तो आपके आगे थाई आगे वाली साइड में क्वाड्रिसेप मसल्स में स्ट्रेच आ सकता है। तो वो स्ट्रेचिंग जब आप करेंगे तो उससे भी आप फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर पाएंगे। बात रही स्पाइन की, स्पाइन में आप लेट के और घुटने मोड़ के एक एक करके आप उसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैक ज्यादा देर स्टिफ ना रहे। और एक मैं और चीज कहूंगा कि जब भी आप ज्यादा देर सिटिंग रखते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग रखते हैं, तो आप खड़े होके उसको दोनों अपने थंब जो है पीछे बैक पे लगा के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बैक को। तो बीच बीच में अगर आप बैक को एक्सटेंड करते रहेंगे तो आप अपनी जो कर्व है, नेचुरल कर्व है, हमारी जो स्पाइन होती है वो इट इज लाइक अ वेव, वो वेव की तरह है। और जो हमारी कमर है उसमें लंबर कर्व जो है वो लोडोसिस होता है, लोडोटिक काइंड ऑफ होता है। तो आप उसको कर्व को मेंटेन रख सकते हैं एक्सटेंशन करके। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आप मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी फील कर पाएंगे। जी, साथ ही साथ में एक बहुत ही फेमस कोट है, नो पेन नो गेन। पर कई बार ये पेन आई थिंक बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो ऐसे में जब हमें बहुत सारी बैक प्रॉब्लम्स हो जाएं, हमारी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएं और हम कुछ भी उठा नहीं पाते हैं, दर्द होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर उस पर आप हमें कुछ टिप्स देना चाहें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको हल्का सा स्ट्रेस है तो आप उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजरी ज्यादा है तो उस पर कोई भी एक्सरसाइजेज ना करें। जैसे कई बार आजकल जो डिस्क पे प्रेशर आने की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है, और अगर उसमें ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपको तब तो अच्छे एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी एक्टिव नॉर्मल, जैसे मैंने जो पोस्चर्स के रिगार्डिंग बताया, उनको ध्यान रखते हुए और कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेज जैसे कि फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होंगी, बैक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होगी, जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके द्वारा आप, और प्लस जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, उनके द्वारा आप अपनी बैक जो मसल स्टिफनेस को है उसको आप बचा सकते हैं। तीसरा कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप अगर कुछ डेली एक्टिविटी में आप कैसे काम कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोस्चर क्या रहता है। जैसे अगर आप कंटिन्यूटी स्टैंडिंग कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप दोनों पैरों पे लगातार स्टैंडिंग ना करें, कोशिश करें कि अपना बॉडी का वेट एक लेग पे डाल लीजिए। 5-10 मिनट आपने रखा या 5 मिनट अगर आप रखा रहे हैं तो दूसरे लेग पे शिफ्ट कर लीजिए। ऐसे आप 15 से 20 मिनट अपना काम परफॉर्म भी करेंगे, जिससे और शिफ्ट भी करने की वजह से आपकी बैक पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप कुछ उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, पिक करने की कोशिश करते हैं, तो बैठ के उठाइए। बैक जो है आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैठ के फिर आप उठा सकते हैं। उसे एकदम झुक के ना उठाएं। कई बार ज्यादा आपको ऑलरेडी अगर बैक पे जोर पहले से हो और आप एकदम झुकेंगे तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अपनी जो एक्टिविटीज हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई भी काम आप बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एजुकेट होना जरूरी है, जिसमें आपकी कैसे आप एक्टिविटीज करते हैं, कितनी डेली एक्टिविटीज में आपका क्या पोस्चर रहता है। अगर आप पोस्चर के रिगार्डिंग एक्टिविटीज से एजुकेट हैं तो आप अच्छे से आप सारी एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से निभा सकते हैं। जी, साथ ही साथ बस एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर आप हमारे लिसनर्स को कोई एडवाइस देना चाहें, कोई टिप देना चाहें कि जिस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं और इंजरी फ्री रख सकें। हाँ, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि एक आप अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेज जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आपने आधा घंटा 1 घंटा लगातार रोज के रोज एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप 10 to 15 मिनट्स रोज एक्सरसाइजेज करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, स्ट्रेस कुछ ना रखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपको कहीं भी इंजरी ला सकता है। और क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होंगे तो आप अपनी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं कोई भी मसलर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंडली, अगर स्ट्रेस होगा तो आपको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहें, एंड्योरेंस अपनी बनाइए, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी गेन करिए, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें पहले बताई हैं, और अपना बॉडी प्रोपोर्शनेट रखिए, यानी कि अपना वेट इंक्रीज ना होने दें। उस पर आप ध्यान रखिए कि जितनी भी ऑयली चीजें हैं उनसे बचा जाए, और साथ में जो स्वीट्स रिगार्डिंग चीजें हैं उनको क्वांटिटी आप उनसे परहेज रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप उनको ले सकते हैं,
लेकिन उनको एक कॉन्टिन्यूटी वे में मत यूज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ रह के और ऐसे टिप्स देखे जिससे कि और लोगों का और जितने भी आपके व्यूज हैं उनको फायदा मिले। थैंक यू सो मच। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लौटूंगी एक नए सेगमेंट, एक नए शो के साथ जिसका नाम है गॉसिप क्वीन विद आरजे मनकरण। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आपका अपना शो फिट है तो हिट है। और ब्रेक के बाद गॉसिप क्वीन ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स।